हेलो एवरीवन। अभी हाँ आज सर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्लाइड। आज का जो टॉपिक है वो है एग्जम्प्टेड इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें जो सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट का ये टॉपिक है। सेकंड यूनिट का टॉपिक जो मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, तो उसके उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने सेक्शन 10 आपको कवर कराया था कि नॉर्मल पर्सन को या कंपनी को कौन कौन सा एग्जम्पशन अलाउ है डिफरेंट सेक्शंस में। जैसे उसके सब सेक्शंस भी थे सेक्शन 10 के। अब ये सेक्शन डिफरेंट सेक्शन है। ये सेक्शन है 13A। स्लाइड विजिबल है सबको? यस सर। अब देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है वो है इनकम टैक्स एग्जम्पशंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या बहुत टाइप की, जैसे आप हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, छोटी। है जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है क्या क्वेश्चन? हाँ, ये एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर में तो आता है क्वेश्चन। ये आई थिंक लास्ट टू लास्ट टाइम ये आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा। मतलब अगर मैं जो करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन है 13A। 13A सेक्शन में क्या बताया गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में, और पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशंस क्या है वो हम बताएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी इनकम रिसीव होती है, तो उसका टैक्स एग्जम्पशन कैसे वो क्लेम कर सकती है और कितना कितना टैक्स एग्जम्पशन उसको मिलता है। अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने पूरा इंग्लिश में बताया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि इसमें हिंदी भी ऐड कर दीजिए। तो मैंने इस बार इसको इंग्लिश और हिंदी साथ में रख लिया है। तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो साथ में उसकी हिंदी भी, नॉर्मली तो मैं हिंदी में बताता हूँ, बट उसकी मैंने रिटर्न में भी हिंदी रख ली है। आप जैसे देख सकते हैं, इनकम टैक्स एग्जाम्पशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, सेक्शन 13A, राजनीतिक दलों के लिए आयकर छूट। अब इसमें जो उसका फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट आता है, वो है जनरल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है? अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, आर गवर्न बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसको आरपीए भी बोलते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर गवर्न करती है, उसमें अगर वो, मतलब उसके जो भी सेक्शंस के अंदर अगर वो कवर है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। तो भारत में राजनीतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसको आरपीए बोलते हैं, द्वारा शासित होते हैं। मीन्स कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पीपल एक्ट 1951 में अगर वो गवर्न है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएगी। अब पार्ट, ये जनरल मीनिंग का जो सेकंड पार्ट है वो है एनी एसोसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स। अब इसका मीनिंग बताया गया है। एनी एसोसिएशन, कोई भी एक एसोसिएशन है, ठीक है, कई लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, तो एनी एसोसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स का एक एसोसिएशन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मैंने आपको जैसे बताया था कि पर्सन की डेफिनेशन बताई थी, उसमें एओपी और बीओई बताया था, तो उस तरीके का ही है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉलिंग इट सेल्फ ए पॉलिटिकल पार्टी, ये इसको एक पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। ठीक है, नीड टू मेक एन अप्लीकेशन टू द इलेक्शन कमीशन, जो भी इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, उसको एक अप्लीकेशन देनी होगी उनको पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A और पॉलिटिकल पार्टी इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस। अगर उसको इलेक्शन लड़ना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको अगर इलेक्शन लड़ना है, तो सेक्शन 29A में उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इसके लिए उसको इलेक्शन कमीशन को अप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो भारतीय नागरिकों के किसी भी संघ या भारतीय व्यक्तिगत नागरिकों के निकाय को, जिसको पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, खुद को एक राजनीतिक दल कहते हैं, जो खुद को राजनीतिक दल कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, चुनाव में भाग लेने के लिए, अगर उसको चुनाव में भाग लेना है, इलेक्शन में अगर उसको पार्टिसिपेट करना है, तो एक राजनीतिक दल के रूप में धारा 29A के तहत खुद को रजिस्टर्ड कराने के लिए चुनाव आयोग को आवेदन करने की आवश्यकता है। जो भी इलेक्शन कमीशन है उसको वो आवेदन करेगा। इसका जो थर्ड पॉइंट आता है,
ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो मैंने बताया था आरपीए आल्सो अलाउ पॉलिटिकल पार्टी टू रिसीव वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। जो आरपी एक्ट है वो पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ करता है कि वो कोई भी वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी अगर पर्सन है, अगर वो पार्टी को अगर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो वो रिसीव कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम एनीवन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट कंपनीज। अब किससे रिसीव कर सकता है? कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी कंपनी हो, बट नॉट गवर्नमेंट कंपनी, बट गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी विदाउट गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई भी पर्सन हो, उससे वो वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है। एंड एक्सक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, बट फॉरेन सोर्सेज से वो रिसीव नहीं करेगा। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूजन है कि एक्सक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज सच एज फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन कंट्री का कोई सिटीजन है वो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टी। या कोई फॉरेन कंपनी से रिसीव नहीं कर सकता, या फॉरेन कॉरपोरेशन या फॉरेन ट्रस्ट, इन सबसे किसी से भी वो पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकती। तो अगर इसको हम हिंदी में देखें, आरपीए अलाउ करता है राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट कंपनियों, लेकिन सरकारी कंपनियों से नहीं, मतलब सरकारी कंपनियों को छोड़कर जितनी भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन है, तो स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करने की अनुमति देता है। वो विदेशी स्रोतों जैसे विदेशी नागरिकों, विदेशी कंपनी, विदेशी निगम या विदेशी ट्रस्ट के योगदान को बाहर कर देता है, मतलब उसको अलाउ नहीं करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसका, इंडियाज पॉलिटिकल पार्टीज। अब इंडिया की कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिया, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस, एआईडीएमके, एएपी एटसेट्रा, ऑल रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन अंडर आरपीए। इलेक्शन कमीशन में सब रजिस्टर्ड है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या था? जनरल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नॉर्मली हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते किसको हैं, और पॉलिटिकल पार्टी कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है, कौन सा एक्ट उस पर एप्लीकेबल होता है। इलेक्शन कमीशन को उसको एज ए एप्लीकेशन देनी पड़ती है अगर उसको इलेक्शन लड़ना है तो। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट, जो मेन पॉइंट आता है जो इसका जो मेन पॉइंट आता है क्वेश्चन का, वो है डू पॉलिटिकल पार्टीज पे एनी टैक्स। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है तो उसको जो भी इनकम होती है उस पर क्या वो टैक्स पे करती है, ये इसका मेन टॉपिक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पॉलिटिकल पार्टीज आर बार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी एक्टिविटी ऑफ ए कॉमर्शियल नेचर। कोई भी कॉमर्शियल नेचर की एक्टिविटी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, एंड देयर बाई अर्निंग प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती। जनरल रूल तो ये है कि राजनीतिक दलों को व्यावसायिक प्रकृति की कोई भी गतिविधि करने और उस तरह मुनाफा कमाने से रोक दिया गया है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का मेन पर्पज ये है ही नहीं। बट फिर भी दिस डज नॉट मीन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट हैव एनी इनकम। बट इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो इनकम नहीं कमा सकती, इनकम वो कमा सकती है, बट एज ए कॉमर्शियल नहीं कमा सकती। ठीक है, एज ऑलरेडी मैंशन पॉलिटिकल पार्टी आर अलाउड टू एक्सेप्ट वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट में बताया था आपको, वो स्वैच्छिक योगदान प्राप्त कर सकती है। स्वैच्छिक योगदान को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन वो रिसीव कर सकती है। तो राजनीतिक दल की कोई आय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आय नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेखित किया गया है, राजनीतिक दलों को आरपीए के तहत, मतलब आरपीए एक्ट जो मैंने बताया है, रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने बताया ना, ये फर्स्ट टाइम जो बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके तहत वो कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती है। आरपीए के तहत स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने की अनुमति है उसको। फर्दर पॉलिटिकल पार्टीज में आल्सो बी ओइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, और डिपॉजिट्स विच माइट बी अर्निंग सम इनकम, या कोई डिपॉजिट रिसीव कर सकती है और उससे कुछ इनकम कमा सकती है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ डिपॉजिट भी हो सकता है जिससे वो इनकम कमाए। और पॉलिटिकल पार्टीज में हैव इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कूपन्स। अगर मान लो वो कूपन को सेल करके अगर इनकम कमा रही है, या मेंबरशिप फीस कलेक्ट करके अगर इनकम कमा रही है, या कोई भी नाम से अगर कोई इनकम कमा रही हो तो वो कर सकती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के पास अचल संपत्ति या जमा भी हो सकते हैं। मैंने बताया ना, अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी वो रख सकती है, डिपॉजिट रख सकती है, और कुछ आय अर्जित कर सकती है। जैसे कूपनों की बिक्री से आय, एकत्रित सदस्यता शुल्क,
कोई मेंबरशिप फीस, अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी का कोई अगर मेंबर बनना चाह रहा है तो उसका सदस्यता शुल्क वो पे करके मेंबर बन सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है, अब देखिए ये मेन टॉपिक है। हाउएवर सेक्शन 13A जो हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 13A हैज़ गिवन 100% एग्जाम्पशन, उसको 100% एग्जाम्पशन देती है पॉलिटिकल पार्टी को। सेक्शन 13A 100% एग्जाम्पशन देती है, ठीक है, ऑन इट्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर उसकी हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम आ रही है, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर उसकी अदर सोर्सेज की अगर इनकम है, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की है, या कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन अगर हुआ है तो उसका, या फिर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर किसी ने वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूट किया है, रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन हाउएवर सब्जेक्ट टू कंडीशन, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं, मतलब कुछ कंडीशन को अगर फुलफिल कर दे तो 100% एग्जाम्पशन उसको 13A में मिल सकती है। और कौन सी इनकम पे मिल सकती है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, या कैपिटल गेन हो, या वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। और ये कौन कौन सी कंडीशन है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हालांकि धारा 13A में राजनीतिक दलों को गृह संपत्ति से होने वाली आय जो मैंने हाउस प्रॉपर्टी बताया था, या अन्य स्रोतों से आय जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बताया था, या पूंजीगत लाभ जो कैपिटल गेन बताया था, और किसी व्यक्ति से प्राप्त स्वैच्छिक योगदान जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बताया था, कुछ शर्तों के आधार पर 100% छूट मिल सकती है। तो हमारे सेकंड पॉइंट हुआ है कि डू पॉलिटिकल पार्टीज पे एनी टैक्स। अब देखिए उसकी क्या क्या कंडीशन है। कंडीशंस फॉर अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 13A, जो 13A सेक्शन है कि उसकी जितनी भी इनकम होगी वो 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगी, तो उसकी कुछ कंडीशंस उसको पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशंस फॉर अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 13A, धारा 13A के लागू होने की क्या क्या शर्तें हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी टू एंजॉय टैक्स एग्जम्पशन, अगर उसको टैक्स एग्जम्पशन एंजॉय करना है तो प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 13A में जो भी प्रोवाइड है, तो नीड टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, कुछ कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो राजनीतिक दल को धारा 13A के तहत प्रदान की गई कर छूट का लाभ, जो भी कर छूट का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। क्या क्या शर्तें हैं, अब ये शर्तें देखिए। टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द RPA, जो मैंने पहले भी बताया था, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट जो है, जो RPA एक्ट है उसकी सेक्शन 29A है, सेक्शन 29A, उसमें उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, पंजीकृत कराना पड़ेगा उसको, जो मैंने पहले भी बताया आपको। ये इसका मेन टॉपिक है कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A, मतलब कि 29A में उसको पंजीकृत होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको कितनी, मतलब वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितनी इनकम कर रहा है, ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, वो पूरा पूरा उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो ऑनलाइन भी रख सकता है, ऑफलाइन भी रख सकता है। तो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जो भी उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सो एज, अब कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, टू इनेबल द असेसिंग ऑफिसर, जो असेसिंग ऑफिसर है जैसे कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, जो उसकी अथॉरिटीज़ है, इनकम टैक्स की जो अथॉरिटीज़ है, तो उसमें अगर असेसिंग ऑफिसर वो उसकी इनकम को कैलकुलेट कर सके या असेस कर सके, इस तरीके से उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। तो इट मे बी नोटेड दैट पॉलिटिकल पार्टी नीड नॉट मेंटेन ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे मैंने आपको पहले अगर बताया था, आपने देखा होगा सेक्शन 44AA में आपको मैं बता चुका हूँ पहले, मतलब कि बहुत 1 मंथ पहले जो मैं क्लासेस लिया करता था उसमें मैंने सेक्शन 44A डिस्कस किया था। उसमें उसको कुछ स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी जरूरी थी जो प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी था वो, बट इसमें वो रूल अप्लीकेबल नहीं है। तो इट में नोटेड दैट पॉलिटिकल पार्टी नीड नॉट मेंटेन, मतलब कि उसको कुछ स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे सेक्शन 44A में जो मेंशन किया है वो रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट इतना रख ले कि असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम असेस कर ले, ठीक है। तो इट इज सफिशियंट इफ पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन ओनली सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो असेसिंग ऑफिसर टू अराइव इट्स इनकम, कि असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम अराइव कर ले, इतनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख ले वो। अब देखिए खाते की किताबों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने की आवश्यकता है। मूल्यांकन अधिकारी जो असेसिंग ऑफिसर बोलता है को अपनी आय का आकलन करने में सक्षम बनाया जा सके।
ये ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 44A के तहत उल्लिखित राजनीतिक दल को खाते की सभी पुस्तकों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने बताया था सेक्शन 44A में स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की रिक्वायरमेंट है, तो उस तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं है उसको। वो बस बुक्स ऑफ अकाउंट इतनी रख ले कि पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम की कैलकुलेशन है वो असेसिंग ऑफिसर कर सके। तो सेकेंड पॉइंट उसको ये रखना पड़ेगा। अगर उसको 13A में अगर एग्जाम्पन लेनी है, 100% एग्जाम्पन लेनी है, तो उसको पहले तो RP एक्ट में रजिस्टर्ड कराना होगा एज पर सेक्शन 29A। और सेकंड पॉइंट है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी होगी कि असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम असेस कर ले। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इस कंट्रीब्यूशन। अगर कोई भी उसको वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो उसके रिकॉर्ड को, मतलब हर रिकॉर्ड को वो मेंटेन करे, इस रिकॉर्ड को वो मेंटेन करे। ठीक है, अब कौन से रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, वो मोर देन 20,000। अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन 20,000 से अगर ज़्यादा मिल रहा है, इंक्लूडिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, तो उसका नेम और एड्रेस और पूरा पूरा रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा। अगर मान लीजिए मैंने उसको 40,000 रुपीज़ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया है, तो उस मेरा नेम, मेरा एड्रेस या मेरी और भी डिटेल है या पैन नंबर बोल सकते हो, तो वो उसको रिकॉर्ड करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, और किसका मेंटेन करेगा, पर्सन मेकिंग सच कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अनलेस द कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय वे ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन हुआ है तो उसमें मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अदर देन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के हिसाब से अगर वो कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है, अगर वो 20,000 से ज़्यादा है, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स उसका। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया, थर्ड कंडीशन ये होगी। जैसे अगर हिंदी में देखें तो 20,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक योगदान का रिकॉर्ड बनाना जरूरी है। इसमें योगदान करने वाले व्यक्ति का नाम पता शामिल है, जब तक कि योगदान चुनावी बॉन्ड के माध्यम से नहीं किया गया। चुनावी बॉन्ड के हिसाब से अगर कर रहा है तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट जो है, टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाई ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी भी सीए के द्वारा उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका वो ऑडिट कराए या अंकेक्षण कराए। फोर्थ पॉइंट ये है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, हैज़ नॉट रिसीव एनी डोनेशन ऑफ मोर देन 2,000 अदरवाइज देन बाई वे ऑफ अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट और ECS और थ्रू बैंक अकाउंट और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। इसका क्या मतलब हुआ, अकाउंट पे चेक, या तो कोई चेक से पेमेंट करे या डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करे, ठीक है, या बैंक EFT के थ्रू पेमेंट कर दे, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू पेमेंट कर दे, तब तक तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा अगर कोई पेमेंट करता है वो, ठीक है, और वो 2,000 रुपये से अधिक है, तो कोई भी दान प्राप्त नहीं करेगा, वो कोई भी कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि 2,000 तक ही वो कैश में रिसीव कर सकता है, 2,000 से ज़्यादा वो कैश में रिसीव नहीं कर सकता। बट ऑनलाइन तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2,000 से ज़्यादा वो कैश में कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता। ये हो गया इसका फिफ्थ पॉइंट। फिर है इसका सिक्स्थ पॉइंट कि ट्रेजरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी ट्रेजरर है, जिसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं, या एनी पर्सन अथोराइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई अथोराइज पर्सन है, इन दिस बिहाफ हैज फर्निश्ड अ रिपोर्ट ऑफ डोनेशन, तो वो एक रिपोर्ट फर्निश करे, जो भी डोनेशन रिसीव हुआ है, जो भी डोनेशन रिसीव हुआ है उसकी रिपोर्ट वो फर्निश करे। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 20,000 से ज़्यादा कोई भी अगर कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है तो उसकी रिपोर्ट वो फर्निश करेगा, किसको करेगा, इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को वो रिकॉर्ड सबमिट करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो करेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर है उसका, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, इसकी एक फाइलिंग की ड्यू डेट है जो सेक्शन 29C RPA में बताया गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट बताएगा। और कौन सी बताएगा, कोई भी उसको वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन हुआ है और 20,000 से ज़्यादा है। हिंदी में देख सकते हैं, राजनीतिक दल के कोषाध्यक्ष राजनीतिक दल द्वारा, या तो कोषाध्यक्ष है या राजनीतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति ने, कोई भी अगर अथोराइज पर्सन है, ठीक है, तो वित्त वर्ष के लिए भारत निर्वाचन आयोग, जो भी भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसको 20,000 रुपये से अधिक के चंदे की रिपोर्ट देगा। जो भी कंट्रीब्यूशन है 20,000 ज़्यादा है उसकी वो रिपोर्ट देगा। ठीक है, और ये कहाँ बताया गया है, RPA की सेक्शन 29C के तहत, 29C में ये बताया गया है। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट भी कवर हो गया है कि जो भी कंडीशंस है उसकी, कौन सी कंडीशन है,
कि 13A में उसको अगर, ये देखिए 13A में अगर उसको 100% एग्जाम्शन लेनी है तो उसको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आरपीए में वो रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 29A में, आरपी एक्ट के हिसाब से उस वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे, साथ में 20,000 से ज़्यादा अगर कोई भी चंदा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करे, सीए से ऑडिट कराए, ठीक है, और 2,000 से ज़्यादा कैश में रिसीव नहीं करे, और उसकी एक रिटर्न सबमिट होती है इलेक्शन कमीशन को, अगर 20,000 से ज़्यादा अगर उसका चंदा है तो वो रिपोर्ट सबमिट कर दे। अगर वो ऐसा कर देता है तो पूरा का पूरा उसकी इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, शुड पॉलिटिकल पार्टी फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, क्या उसको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी चाहिए, मतलब आईटीआर भरना चाहिए, अगर भरना चाहिए तो किसको भरना चाहिए। अब देखिए, क्या राजनीतिक दल को आय की विवरणी प्रस्तुत करने की जरूरत है, तो हाँ जरूरत है। अब देखिए इसका पॉइंट देखिए, यस जरूरत है इसकी। थ्रू पॉलिटिकल पार्टी हैज 100% एग्जाम्पन, वैसे तो 100% एग्जाम्पन मिलता है इसको ऑन स्पेसिफाइड इनकम। इट इज़ नॉट गिवन एनी रिलीफ फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, बट उसको कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने में, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न उसको सबमिट करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी टैक्स नहीं दे, चाहे पूरी पूरी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाए, उसे आय की विवरणी प्रस्तुत करने से कोई राहत नहीं दी गई है, इसका मतलब वो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। फिर नेक्स्ट है, एनी पॉलिटिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13A, जो एज पर सेक्शन 13A जो भी उसका एग्जाम्पशन मिला है, इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4)B। अब वो कौन से सेक्शन के तहत वो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, वो भरेगा सेक्शन 139(4)B। 139(4)B में वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा। इफ़ इट्स इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो भी टैक्स की स्लैब है, स्लैब रेट है, उससे ज़्यादा अगर उसकी टैक्सेबल इनकम हो रही है तो वो एज पर सेक्शन 139(4)B इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। अब उसकी जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन होगी, वो कैसे होगी, लिमिट इज कंप्यूटेड बिफोर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सेक्शन 13A एग्जाम्पशन। जो भी 13A में जो भी एग्जाम्पशन मिलेगा, इसका मतलब 100% जो भी एग्जाम्पशन मिलेगा वो पहले एग्जाम्पशन नहीं दिया जाएगा। पहले देखा जाएगा कि मान लीजिए उसका अगर 10 लाख रुपीज़ अगर इनकम बैठ रही है, ठीक है, तो 10 लाख रुपीज़ उसकी एग्जाम्पशन लिमिट देखी जाएगी, हाँ 10 लाख रुपीज़ उसकी इनकम है और 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो टैक्सेबल इनकम ज़्यादा बैठ रही है उसकी स्लैब रेट से, तो उस पर वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा ही भरेगा, उसके बाद वो टैक्स की एग्जाम्पशन ले सकता है। तो धारा 13A के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को धारा 139(4)B के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है, मतलब 139(4)B एप्लीकेबल हो जाएगी यदि उसकी आय अधिकतम राशि से अधिक है, जो भी उसकी एग्जाम्पशन लिमिट है उससे अगर अधिक है, और 13A की छूट को ध्यान में रखने से पहले उसकी सीमा गणना की जाएगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसका इनकम टैक्स से रिटर्न से रिलेटेड, कि टैक्स स्लैब अप्लीकेबल फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इज सेम एज द वन अप्लीकेबल टू नॉर्मल रेजिडेंट इंडिविजुअल। कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उस पर जो इनकम टैक्स की स्लैब अप्लीकेबल होती है, तो वो सेम स्लैब इस पर राजनीतिक दल पे अप्लीकेबल होगी, इसके लिए कोई अलग से कोई स्लैब नहीं दी गई है। उसके बाद, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जो सीईओ जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, तो वो उसकी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करेगा और वेरीफाई करेगा, मतलब इनकम टैक्स के रिटर्न को साइन करेगा और वेरीफाई करेगा। तो राजनीतिक दल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह आय की विवरणी दाखिल करे और उस पर हस्ताक्षर और सत्यापन भी करे। तो इनकम टैक्स के रिटर्न से रिलेटेड इसका ये पॉइंट हो गए। अब देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म टू बी फाइल्ड बाई पॉलिटिकल पार्टी, और कौन सा इनकम टैक्स का रिटर्न हम उसको भरना है, हमने जैसे पहले बताया था इनकम टैक्स की रिटर्न उसको तो भरनी है, और कैसे भरनी है, एज पर सेक्शन 139(4)B भरनी है, बट कौन सा इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर रिटर्न ऑफ इनकम इन ITR 7, इनकम टैक्स रिटर्न 7 में उसको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी रिक्वायरमेंट है। तो राजनीतिक दलों को ITR 7 में अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उसके बाद ITR कंटेन फॉलोइंग मेजर इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड बाई पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ इन्फॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी, ITR 7 अगर वो भरेगा तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी।
कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी? देखिए, फर्स्ट वो देगा बैलेंस शीट। कोई भी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है, जैसे ब्रॉड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेन सोर्स ऑफ फंड, उसका मेन सोर्स ऑफ फंड कहाँ से है, कॉर्पस कहाँ से आता है, ठीक है, लोन से आता है या कोई भी अगर डोनेशन से आता है। एंड अप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब कि वो भी अगर फंड उसको कैसे यूज कर रहा है, कि कोई असेट्स परचेज कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है या किसी को एडवांस दे रहा है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डिटेल देगा। इनकम फ्रॉम फीस और ग्रांट, जो भी फीस और ग्रांट से अगर उसको कोई भी इनकम हुई है, या डोनेशन से इनकम हुई है, या सेल ऑफ कूपन से अगर इनकम हुई है, और साथ में उसका खर्चा कितना है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन देगा इसमें। उसके बाद कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, उसको कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कौन कौन से हुआ है, तो डिटेल रिगार्डिंग डोनर्स हु मेड कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹20,000, 20,000 से ज़्यादा अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किसी ने दिया है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको देगा। उसके बाद एक आएगा वेदर पॉलिटिकल पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 13A। 13A में अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो पूरी इसमें इंफॉर्मेशन देगा। साथ में वेदर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 29C ऑफ RPA इज फील्ड एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जैसे मैंने एक कंडीशन में बताया था ना कि 29C में उसको सबमिट करना ज़रूरी है। ये मैंने बताया था कि 13A का एग्जाम्पन तभी मिलेगा जब 29C RPA में अगर उसको इंफॉर्मेशन सबमिट कर दे, तो वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर रिटर्न में डालनी पड़ेगी उसको। 1 सेकेंड। ये पॉइंट हमारा कवर हो गया है। मतलब ITR वो भरेगा, कौन सा भरेगा, ITR 7 भरेगा, और उसकी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एक्सपेंडिचर की इन्फॉर्मेशन, कंट्रीब्यूशन की इन्फॉर्मेशन, और वो कैसे कैसे रजिस्टर्ड है, और उसने 29C की रिटर्न भर दिया नहीं भर दी, पूरी इन्फॉर्मेशन वो ITR में भरेगा। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है, इज देयर एनी टैक्स एग्जम्पशन फॉर डोनर्स। उसको कोई भी अगर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको भी कुछ बेनिफिट है या नहीं है। ये देखिए क्या बेनिफिट है उसको। कॉर्पोरेट डोनर्स आर एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन, अगर कोई भी अगर कंपनी है, कॉर्पोरेट है, वो अगर डोनेशन दे रहा है तो वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है, ठीक है, ऑन इट्स डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। कोई पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो डोनेशन देता है तो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। वो कौन से सेक्शन में कर सकता है? 80GGB में। तो कॉर्पोरेट दानदाता धारा 80GGB के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए अपने दान पर छूट का दावा करने के पात्र है। साथ में और एनी अदर पर्सन, मतलब कॉर्पोरेट डोनर नहीं है, उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन है, एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके अलावा अगर कोई भी पर्सन है तो कैन क्लेम एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 80GGC। ये 80GGB था, अब ये 80GGC, इसमें वो क्लेम कर सकते हैं, अनलेस, जब तक सच कंट्रीब्यूशन मेड बाय वे ऑफ अदर देन कैश, कैश के अलावा अगर उसने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसी का ही उसको एग्जाम्पशन मिलेगा, अगर कैश में दिया तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अब बताइए कोई डाउट हो तो इसमें, मनीष जी। नो सर। ये टॉपिक तो इजी था। हम्म। चलिए फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ऑलराइट सर। ओके, आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।